हाँ जी। हेलो सभी को वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण डिस्कस करेंगे हम। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर इनको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, और उसके बाद उन मेथड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो समीकरण हैं, बहुपद हैं, ये अगर आपको याद होगा 9th क्लास में भी आपने बहुपद किए थे। सेकंड चैप्टर किया था आपने बहुपद, जिसमें बहुत सारे तरह के समीकरण आपने किए थे और उसकी टर्मिनोलॉजी भी समझी थी। लेट्स से कोई कुछ इस तरह के समीकरण भी किए थे आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। कोई आपने ऐसा किया था 2x+3y+5 बराबर है 0। कुछ मतलब कुछ a+b+c=0। तो इसमें आपने इस तरह से देखा था कि ये जो मतलब उसमें आपने एक पद, द्विपद, त्रिपद, इस तरह के भी समीकरण किए थे। तो जब हम चर की बात करते हैं, इसमें हमारे पास एक टर्म यूज हो रही है चर, है ना? चर, राइट? चर क्या होते हैं? चर इज, आप ये देखना जिनको मैं हाईलाइट करूंगी, जैसे इस समीकरण में चर क्या है? एक्स है ना? वेरिएबल, वेरिएबल यानी इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। पहले पहले समीकरण में, अगर आप पहले बहुपद में अगर आप देख रहे हैं, केवल एक ही वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। एक ही वेरिएबल, एक्स ही है ना वेरिएबल, तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। ठीक है, इसमें आपके पास कितने वेरिएबल हैं? एक आपको x दिखाई दे रहा है, एक आपको y दिखाई दे रहा है, और बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? दूसरे वाले बहुपद में आप मुझे बताएं कि कितने वेरिएबल्स, कितने चर दिखाई दे रहे हैं आपको? दो, है ना? तो ये हुआ दो चर वाला समीकरण। ठीक है, और उसके बाद इसमें आप देखें कितने चर हैं? तीन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमने कितने चर वाले समीकरण करने हैं? हम फोकस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर। अभी पहले चर तो समझ में आ गया कि दो चर वाले समीकरण कौन से हुए? वो समीकरण हुए जिसमें दो वेरिएबल्स बनते हैं, इस तरह के समीकरण। पहले हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे। दो चर समझ में आ गया आपको सबको कि किसी भी समीकरण में दो चर कैसे पहचानेंगे आप? ये समझ में आ गया सबको? उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कैसे पहचानेंगे? अगर आपको याद हो, पिछले ही चैप्टर में आपने द्विघात समीकरण किए हैं। द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? दो। यही किए है ना? द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? दो। यही किया है? याद आ रहा है कुछ? है ना? तो ये तो रैखिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो द्विघात है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? दो। याद रखना, रैखिक समीकरण आप उस समीकरण को बोलते हो जिसकी अधिकतम घात एक होती है, राइट? जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? एक। ठीक है, अधिकतम घात एक होगी तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अधिकतम घात दो होगी तो वो कौन सा समीकरण कहलाएगा? द्विघात समीकरण। इसी तरह घात बढ़ती जाएगी तो समीकरण का प्रकार बदलता चला जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण और द्विघात, अभी तक हमने दो तरह के समीकरण किए। एक हमने किया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने ये भी किया था कि उसमें चर हमने एक ही रखा था, एक ही चर वाले द्विघात समीकरण किए थे। उसमें याद रखना, जितनी घात होती है उतने ही आंसर्स आते हैं। ठीक है, जितनी घात होती है उतने ही आंसर्स आते हैं। रैखिक समीकरण में घात एक है तो आंसर भी एक आएगा, लेकिन याद रखना जितने चर हैं हर चर का एक आंसर बनता है, राइट? अभी सिंपल से तरीके से आप ये समझें कि अगर आपको ये देखना है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इन तीन समीकरणों में ये फिट बैठता है? बिल्कुल ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसके कितने चर हैं? तीन चर हैं, है ना? ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये रैखिक भी है, दूसरे वाला रैखिक भी है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? कुछ भी नहीं तो एक है। y की कितनी है? एक है। तो दैट मीन्स इस समीकरण की अधिकतम घात भी कितनी है? एक। और इसके चर भी कितने हैं? दो।
तो कोई भी इस प्रकार का समीकरण, ये पहचान लो, कोई भी इस प्रकार का समीकरण, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस प्रकार के समीकरण को हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पहले आपको ये क्लियर हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह के दिखते हैं, ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं यहां पे, मैं लिखूं 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 4, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बताएं मुझे। यस मैम। बिल्कुल है, यस, क्योंकि इसमें कौन कौन से चर हैं? एक चर है a, एक चर है c, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, तो दैट मीन्स ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन रहा है। तो पहले, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ये क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब उसके बाद जो अगली बात आती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट चीज समझने वाले हैं, अब ये ध्यान देना कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, कितने चर हैं इसमें? दो। याद रखो, अब जो बोलने वाली हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। कितने चर हैं इसमें? दो। और याद रखना बेटा, किसी भी समीकरण में जितने चर होंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, किसी भी समीकरण में जितने चर होंगे उसको हल करने के लिए कम से कम उतने समीकरण चाहिए। अगर आप ये सोचें, जैसे इस चीज को समझें, मैंने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, मैंने एक समीकरण लिख दिया, ठीक है, ये बना मेरा पहला समीकरण। ठीक है, कितने चर हैं इसमें? दो। कितने चर हैं इसमें? दो। तो अब आप ये बताओ कि क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण तो ये है, क्या आप इसको हल कर सकते हैं? क्या आप इसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप बता सकते हैं कि x कितना आएगा और y कितना आएगा? हाँ, अब यहां से ध्यान से समझना, है ना, आपकी साइलेंस बता रही है कि आपको ये पता नहीं है, तो अभी ध्यान से समझना बच्चा कि जब इस तरह का समीकरण बनता है जिसमें दो चर हैं, कितने चर हैं? दो चर हैं, तो जब तक ये समीकरण अकेला है इसका हल हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, अगर हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, जितने चर हैं आपको उतने समीकरण चाहिए। यानी अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो एक और समीकरण चाहिए। कितने चर हैं? दो चर हैं, तो दैट मीन्स हल करने के लिए कम से कम कितने समीकरण होने चाहिए आपके पास? दो। कम से कम दो समीकरण होने चाहिए। अगर जैसे ये वाला समीकरण मैंने लिखा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, लेट से, इसमें कितने चर हैं? तीन, तो दैट मीन्स ये दो समीकरणों से भी हल नहीं होगा। तीन चर हैं, तो इसको हल करने के लिए कम से कम तीन समीकरण चाहिए आपको, कम से कम तीन समीकरण। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी समीकरण में जितने चर हैं उसको हल करने के लिए कम से कम उतने समीकरण चाहिए। तो दैट मीन्स आप याद रखना, ये जो थर्ड चैप्टर में आते हैं, ये जनरल, ये जो थर्ड चैप्टर है आपके बुक का ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें जितने भी समीकरण आएंगे ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखना जोड़ियों में आएंगे ये समीकरण। हर प्रश्न जो बनेगा ना वो जोड़ियों में आएंगे समीकरण, एक समीकरण अकेला नहीं आएगा। तो उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण जोड़ियों में क्यों आ रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न को हल करें, एक इक्वेशन ये दे दी, एक लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण। हर क्वेश्चन आप देखना थर्ड चैप्टर में मोस्टली क्या मतलब, सारे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, दो इक्वेशंस इकट्ठी दी होंगी। कारण कोई मुझे बता सकता है कि दो इक्वेशंस इकट्ठी क्यों दे रहे हैं हल करने के लिए? हाँ जी, अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो अभी बता के हटी हूं मैं। थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने ब्रेन्स को और याद करें मैंने अभी क्या बोला था कि दो समीकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सोचें जरा। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो।
बेटा अभी मैंने ये बताया था कि किसी भी ऐसे समीकरण में जिसमें दो चर होते हैं उसको हल करने के लिए आपको कम से कम दो समीकरण चाहिए, है ना। अगर आप उसको हल करना चाहते हैं तो आपको दो समीकरण चाहिए, इसलिए दूसरा समीकरण दिया है। इसलिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा जोड़ियों में आते हैं, सिंगल नहीं बनते हैं ये क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको सिंगल दिया होगा कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स आप इसका अकेले का आंसर नहीं निकाल सकते, आपको दो समीकरण चाहिए, इसलिए साथ में एक और समीकरण लिखा। इसलिए साथ में एक और समीकरण लिखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब आपको हल करना है तो आपको कम से कम दो समीकरण चाहिए। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अभी इस चीज को याद रखेंगे कि दो समीकरण क्यों दिए होते हैं आपको। आप बता सकते हैं मुझे क्यों दिए होते हैं दो समीकरण? Yes, ma'am. हाँ बताएं। Yes, ma'am. हाँ जी, कोई भी बताए मुझे। इसमें दो चर है। क्योंकि इसमें दो चर हैं और दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए आपको कम से कम दो समीकरण चाहिए, राइट। अब इसके बाद आगे देखें बेटा, लेट्स सी। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको ये समीकरण हल करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने के लिए दो समीकरण तो चाहिए, ठीक है। अब आप नाम पे दोबारा फोकस करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, नाम क्या है इसका, चैप्टर का नाम क्या मैंने बोला? दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही बोला ना मैंने? Yes, ma'am. दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहां से पता चल रहा है आपको रैखिक, यानी जब भी आप इस तरह के समीकरण को हल करेंगे, नाइन्थ में भी आपने इस तरह की इक्वेशंस दी हुई थी, आपको ग्राफ प्लॉट करने को आए थे। थोड़ा नाइन्थ के साथ अगर हम कनेक्ट करके देखें, इस तरह के समीकरण दिए हुए थे और आपको ग्राफ बनाने को बोला था। तो इस तरह के समीकरणों का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट एक रेखा बनती है, चाहे वो इस तरह की रेखा बनेगी, चाहे ऐसी बनेगी, चाहे इस तरह की। एक रेखा, एक समीकरण मतलब एक रेखा बनती है। याद आ रहा है कुछ? नाइन्थ में आपने ग्राफ बनाए हुए हैं इस तरह के, है ना। Yes, ma'am. एक रेखा में जिसमें आप x की वैल्यू भरते थे, y की वैल्यू भरते थे और आंसर निकालते थे, मतलब पॉइंट्स निकालते थे, x की वैल्यू भर के y का पॉइंट निकालते थे, फिर ग्राफ पे प्लॉट करते थे। तो कोई भी एक समीकरण एक रेखा बन के निकलती थी। इस तरह का याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. है ना। ये तो क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स अब यहां से हम रिकनेक्ट करते हैं कि एक समीकरण जो है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक समीकरण एक सीधी रेखा को दर्शाता है। ये बात याद रखेंगे। एक समीकरण का मतलब एक रेखा, ये याद रखें। एक समीकरण का मतलब क्या हुआ? एक रेखा, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा। ठीक है, ये क्लियर है। तो दैट मीन्स दो समीकरण लिखूंगी तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मैंने दो समीकरण लिखे तो दैट मीन्स इसकी भी एक रेखा बनेगी। एक रेखा पहले समीकरण की बनेगी, एक रेखा दूसरे समीकरण की बनेगी। ऐसा ही होगा ना। अगर मैं दो समीकरण लिखूंगी तो दो रेखाएं बनेगी मेरे पास। समझ रहे हैं बात को? हेलो, Yes, ma'am. है ना। कि एक समीकरण का मतलब एक रेखा, दो समीकरण का मतलब दो रेखा। अब जब दो रेखाएं बन रही हैं ना बेटा, यहां से हमारे चैप्टर का आधार शुरू होता है, यहां से हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। बहुत ध्यान से समझना इसको। जब दो रेखाएं बन रही हैं तो दो रेखाएं किस तरह से इकट्ठी होती हैं, देखें किस तरह से। या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर होने का मतलब है ये कभी भी नहीं काटेंगी। तीसरी स्थिति ये होगी कि एक रेखा के बिल्कुल ही ऊपर दूसरी रेखा होगी। ऐसी स्थितियां बन रही। इन स्थितियों के अलावा कोई कंडीशन है आपके पास कि दो रेखाओं को अगर मिलाना हो तो वो किस तरह से, मतलब अगर दो रेखाओं को ड्रॉ करना हो, दो रेखाओं को आपको एक पेज पे ड्रॉ करना है, तो और कौन सा तरीका है इनको ड्रॉ करने का? आप मुझे ये बताएं कि एक तरीका तो मैंने बताया कि जब आपको दो रेखाएं, एक कागज पे दो रेखाएं बनाने को बोला, तो आप एक तो रैंडमली एक रेखा ये खींची मैंने, एक रेखा ये खींची। अब ये रेखाओं को जब मैं बढ़ाऊंगी तो कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेंगी, है ना।
तो दैट मीन्स ये तो हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये काट गई रेखाएं। ये किस तरह की रेखाएं बनी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को काट रही हैं। कितने बिंदुओं पर काट रही हैं? एक बिंदु पर काट रही हैं। ये कितनी रेखाएं बनी? एक, मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं। ये जो रेखाएं बनी, ये कौन सी बनी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्लियर हो गया बात? Yes, ma'am. और कैसे बना सकते हैं? दो रेखाएं बनाने को बोलिए। दूसरी, मतलब एक तरीका तो ये था कि आपने रैंडमली रेखाएं खींची, वो कहीं ना कहीं मिल गई। दूसरी रेखाएं आपने बहुत एहतियात से बनाई, जैसे कॉपी के पेज पे लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं। अब जब आप समांतर रेखाएं बनाएंगे, कभी भी नहीं मिलेंगी, है ना। दूसरा तरीका रेखाओं को बनाने का क्या है? समांतर रेखाएं। ऐसे बना सकते हैं आप रेखाएं, ठीक है। तो एक और तरीका है, अगर दो रेखाएं बनानी है, एक और तरीके से आप बना सकते हैं। आप बोलेंगे मैंने एक रेखा ये बनाई, एक रेखा इसी के ऊपर बना दी मैंने दो रेखाएं। बोलो, तो ये कौन सी रेखाएं बनी? समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बनी? समपाती रेखाएं, ठीक है। दो रेखाएं बनाई है मैंने यहां पे भी, ओके। एक रेखा के ऊपर एक। ये रेखाएं हैं समांतर रेखाएं, कि एक रेखा और दूसरी रेखा आपस में कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं काटेंगी। और ये जो रेखाएं थी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये वो रेखाएं हैं जो किसी एक बिंदु पर अवश्य काटेंगी। इसके अलावा, इन तीन स्थितियों के अलावा, किसी के दिमाग में कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि मैंने पेज पे आपको दो लाइंस बनाने को बोला, आप कोई और तरीका है आपके पास? इन तीन तरीकों के अलावा कोई और तरीका है पेज पे दो लाइंस बनाने का? बना के देखो, ऐसे रफली ड्रॉ करो। मैंने बोला दो लाइंस बनाओ, कैसी बना सकते हैं? इन तीन तरीकों के अलावा किसी नए तरीके की रेखाएं बन सकती हैं? बताओ, चाहे गलत ही बोलो बेटा, एटलीस्ट रिस्पोंड। हाँ जी, बन सकती हैं कोई? Yes, ma'am. हाँ जी, किस तरह की बनाते हैं? कैसे बनाई? कैसी? तिरछी। चलो, तिरछी भी अगर बनाई, एक मतलब तिरछी भी बनाई, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी तो जरूर ना। अगर दो रेखाएं तिरछी भी बनाई, कहीं ना कहीं काटेंगी तो जरूर, है ना। आपने ऐसी नहीं बनाई, आपने कहीं ऐसी बना दी, है ना, मतलब इस तरह से बना दी, कहीं ना कहीं काट तो रही है। जो तिरछी रेखाएं भी आप बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे तो काट रही है ना एक दूसरे को। जब आप उन रेखाओं को बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं तो काटेंगी ना, है ना। काट रही है ना वो। हाँ जी, कि आप कोशिश करके देखना। ये आपका मतलब लाइक, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया काम, कि आपने ना अलग अलग तरह की रेखाएं बनानी है, दो अलग अलग तरह की रेखाएं बनानी है, और देखना है कि इन तीन स्थितियों के अलावा कोई नई स्थिति आपके पास जनरेट होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये आपने ट्राई करके मुझे कल बताना है। ये अभी आपके लिए, क्योंकि अभी इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। आप देखना, मेरे हिसाब से मैं ये बोल रही हूं कि जब आप दो रेखाएं किसी भी एक पेज पे बनाते हैं, इन तीन स्थितियों के बाहर नहीं जा पाते। या तो जब भी आप रेखाएं बनाएंगे, या तो वो प्रतिच्छेदी बनेंगी, या वो समांतर बनेंगी, और या वो संपाती बनेगी। आपके पास इन तीनों के अलावा कुछ होगा तो आपने प्रैक्टिस करना है और मुझे कल बताना है। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे चलती हूं कि इसका इन इन रेखाओं की बात क्यों करी हमने इस चैप्टर में। हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों पे चल रहे थे, इन रेखाओं की बात क्यों करी हमने, ठीक है। अब कनेक्ट करते हैं दोनों चीजों को। अब हमने किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप एक जनरल सा कंसाइज उस पे आ जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किए, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब एक रेखा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब दूसरी रेखा। ये क्लियर हो गया। अब मैंने ये बोला कि जब दो रेखाएं बनती हैं, वो इन तीन तरीकों से कटेंगी। या तो वो प्रतिच्छेदी बनेंगी, या वो समांतर बनेंगी, और या वो संपाती बनेंगी, ठीक है। तो आपका ये जो थर्ड चैप्टर है, वो इसी पर आधारित है, कि आपको जो
वैल्यूज दी हैं, दो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, उसमें से आपको यही बताना है कि इसका जो हल है, जब आप इसको हल करेंगे तो कैसा सल्यूशन निकलेगा। देखो, अगर तो प्रतिच्छेदी रेखाएं निकली, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर तो प्रतिच्छेदी रेखाएं निकली, इसका मतलब है ये रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है एक अद्वितीय हल संभव है, एक हल निकलेगा, एक अद्वितीय हल संभव है। अब ये याद रखना, ये बोर्ड में क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कितने हल संभव होंगे, किस स्थिति में क्या होता है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना, याद रखना इसको। ये टेबल भी दिया हुआ है आपकी बुक्स में ना, कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक अद्वितीय हल संभव होगा, एक हल निकलेगा, क्योंकि एक बिंदु पर काटती हैं दोनों रेखाएं। दूसरी स्थिति क्या है, अगर रेखाएं समांतर निकलती हैं, अगर दो समीकरण है ना, दो समीकरण है और दोनों समीकरणों को जब आप ग्राफ पे बनाते हैं तो अगर दो समांतर रेखाएं निकलती हैं, अगर आपका आंसर इस तरह से आता है दो समांतर रेखाएं निकलती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटती, इसका मतलब कोई हल संभव नहीं है। ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या बनती है, तीसरी स्थिति बनती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल ऊपर है, संपाती रेखाएं, तो इसका मतलब होता है अनेक हल संभव हैं, अनेक हल संभव हैं। क्यों? क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल ऊपर है, हर बिंदु पर रेखा मिल रही है दूसरे बिंदु से। ठीक है, एक रेखा बिल्कुल पूरी तरह दूसरी रेखा के ऊपर है, दैट मीन्स हर पॉइंट पे रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही हैं, दैट मीन्स अनेकों हल संभव हैं। पहली स्थिति में देखो, पहली स्थिति में केवल एक पॉइंट पर टच हो रहा है, दूसरी में कहीं पे भी टच नहीं हो रहा, तीसरी में हर जगह टच हो रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या है, इसमें अनेक हल, हर जगह पे टच हो रही है एक रेखा दूसरी से, दैट मीन्स अनेक हल संभव हैं। इसमें कहीं पे भी टच नहीं हो रही, दैट मीन्स कोई हल संभव नहीं है। और तीसरा, एक ही पॉइंट पर रेखाएं टच कर रही हैं, दैट मीन्स एक अद्वितीय हल संभव है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है सबको? अब बेटा आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण समांतर रेखाएं बनाते हैं तो किस प्रकार के हल संभव होंगे। ऑप्शन में आपको दे देंगे एक अद्वितीय हल, कोई हल संभव नहीं, अनेक हल संभव हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर समांतर रेखाएं बन रही हैं इसका मतलब कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं कटती। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं तो एक हल संभव है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर रेखाएं काटती हैं। और अगर संपाती रेखाएं हैं तो दैट मीन्स एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा बिल्कुल ओवरलैप कर रही है तो दैट मीन्स हर पॉइंट पे टच कर रही है, अनेक हल संभव है। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब इसका इसी टेबल का एक पहलू और है कि समीकरणों को देख के आप, अब ये तो ग्राफ बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि किस तरह की रेखाएं हैं। समीकरणों को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि ये इस तरह की रेखा, ये पहली कैटेगरी में आएगा, दूसरी कैटेगरी में आएगा या तीसरी कैटेगरी में आएगा। अब देखें, अब कहते हैं कि जो पहले समीकरण, इनको लिखने का, जैसे हमने द्विघात समीकरण में एक जनरल इक्वेशन लिखी थी ना, अब इसमें भी हम एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं। इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो समीकरण लिखते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, वो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। पहली इक्वेशन है तो हर के साथ 1 1 लगा दिया, a1 b1 c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है तो दूसरी के साथ क्या लगा दिया, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
ये बात क्लियर हो रही है सबको कि पहला समीकरण लिखा तो उसका जनरल इक्वेशन क्या बन गया, a1x, a1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, b1 क्या हो गया, 2 हो गया, ये 3 उधर की तरफ है तो चलो मैं यहाँ पे लेट्स से ये प्लस लगा देती हूँ और यहाँ माइनस लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि किस रूप में लिखा है। इसको डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी। अभी देखो कंपेयर करो तो इसमें इसके अकॉर्डिंग a1 कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग a1 कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 1। a2 कितना, b1 कितना आ रहा है 2 और c1 कितना आ रहा है 3। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। इसी तरह a2 कितना है बताओ मुझे, 2। b2 कितना है 3 और c2 कितना है -5। ठीक है, -5। ओके, तो दैट मीन्स अब आप ये देखें कि ये जनरल इक्वेशंस होती हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों की जनरल इक्वेशंस होती हैं। अब यहां मैं एक चीज और लिखने वाली हूं, उसको भी ध्यान से देखना। कहते जब आप समीकरण जो आपको दिए हैं उनको देख के आप कैसे बताएंगे कि इसका कैसा हल है। अब याद रखें, अगर तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है C1 बटे C2, यानी जब आपने A1 बटे A2 किया, B1 बटे B2 किया, C1 बटे C2 किया, जो आंसर निकाला अगर तीनों आंसर्स बराबर आते हैं तो वो इस श्रेणी में आएगा, यानी सब कुछ बराबर है। तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, थर्ड श्रेणी में, संपाती रेखाएं, यानी अनेक हल संभव, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। राइट, अगर ऐसी स्थिति बनती है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो कौन सी स्थिति बनती है, तो ये समांतर रेखाओं की स्थिति बनती है। और अगर ऐसा बन जाए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये कौन सी स्थिति बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की। तो अब ये जो टेबल बना ना, इसको सॉल्व करके तो उस लिहाज से आप इस टेबल को कैसे पढ़ना है ये याद होना चाहिए। इस टेबल पर आधारित ही 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। अभी इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन में आपका a1 कितना बताया आपने मुझे 1, b1 कितना बताया मुझे 2 और c1 कितना बताया मुझे 3, a2 कितना बताया मुझे 2, b2 कितना बताया 3 एंड c2 कितना बताया -5। यही बना ना, तो दैट मीन्स a1 बटे a2 कितना बना 1 बटे 2, b1 बटे b2 कितना बना 2 बटे 3 और c1 बटे c2 कितना बना 3 बटे -5। तो क्या ये तीनों बराबर है, ये ध्यान से देख के बताओ कि कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, सेकंड पार्ट में आ रहे हैं या थर्ड पार्ट में आ रहे हैं, फटाफट देख के बताओ मुझे इसको। ये फर्स्ट श्रेणी में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, इसका अगर आपको अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ये दो समीकरण दिए हैं लेट्स से। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि पेपर में क्वेश्चन कैसा बनेगा। आपको ये दो समीकरण दिए हैं और आपसे ये पूछा है कि बताएं कि इसका किस प्रकार का हल है, ये पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी, ऐसा पूछ सकते हैं। या पूछेंगे कि दिए गए सवाल को हल करें और इसके हल का प्रकार बताएं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने इन इक्वेशंस को जनरल इक्वेशंस के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, और उसके बाद ये स्थिति ज्ञात करनी है कि ये कौन से टेबल में आ रही है, पहले में आ रही है, दूसरे में आ रही है, तीसरे में। जैसे हमने यहां पे निकाल के देखा ये कौन सी श्रेणी में आ रही है, फर्स्ट श्रेणी में आ रही है। तो फर्स्ट श्रेणी में आ रही है तो आपको ये पता चल गया कि ये कौन सी रेखाएं बनेंगी, ये कौन सी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी तो इसके कितने हल निकलेंगे,
एक अद्वितीय हल, एक हल निकलेगा, यानी एक हल x का और एक हल y का, एक यूनिक हल निकलेगा, एक हल x का निकलेगा और एक हल y का निकलेगा, राइट। और अगर रेखाएं बनाने को बोलेंगे तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इसी तरह की रेखाएं आएंगी, मतलब चाहे वो ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पे काटे, काटने का पॉइंट अलग हो सकता है कि ऐसे काटे, लेकिन एक बिंदु पर काटेंगी जरूर। ओके, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, हर क्वेश्चन को आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 करके देखना है, और फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के हल संभव हैं, ठीक है। अब हम अगली क्लास में इस पर, ये जो हमने टॉपिक कवर किया, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अभी आपको कंसेप्ट समझाया है, अभी हमने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, अभी केवल कंसेप्ट को समझना है आपने, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो मतलब अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। ओके, यस यस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।